Hello students, in today's lecture number 13 on ray optics and optical instruments for class 12, we shall have discussion now on optical instruments. बच्चों, हमने हमारी आइज हमारे सबके पास गॉड गिफ्ट है, प्रीसियस गिफ्ट है आइज, जिसकी हेल्प से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। लेकिन इन आइज की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। आइज के जरिए हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, लेकिन जैसे हम कोई माइन्यूट स्टडी करना चाहते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारी आंखें जो है फेल हो जाती हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। जैसे कि आप किसी जब ब्लड का टेस्ट करवाने जाते हैं, तो जब स्लाइड से टेस्ट करते हैं तो उस ब्लड के सैंपल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो लैब वाले हैं वो देखते हैं, और तब जाकर के उनको ब्लड के अंदर जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाई देता है और उसकी वो स्टडी करते हैं। यानी हमारी आंखें, इनकी अपनी लिमिट है, ये एक लिमिट तक ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं। बहुत ज़्यादा यदि माइन्यूट स्टडी आपको करनी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, तो उस केस में आपको ह्यूमन आइज सिंपली मदद नहीं करेंगी। आपको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसका यूज हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए करते हैं। सिमिलरली, यदि आपको स्टार्स का स्टडी करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करना है, तो बच्चों आप जानते हैं जब दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप देखना चाहते हैं तो आंखों से आप नहीं देख सकते, सिंपली नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते। आपको उस केस में भी, जब आपको फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो उस केस में भी आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो जब आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, और जब आपको फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तब भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हालांकि ह्यूमन आइज भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में है। ह्यूमन आइज में आप सब जानते हैं कि मायोपिया एक डिफेक्ट आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है, प्रेसबायोपिया आ जाता है, एस्टिमेटिज्म आ जाता है। मायोपिया जो होता है ह्यूमन आई में, आपने क्लास 10 में पढ़ा, मायोपिया जिसको आप नियर साइटेडनेस भी कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, इसमें आपको पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। इस केस में हम क्या करते हैं, कौन से लेंस का यूज करेंगे इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए? आप सब जानते हैं कि कॉनकेव लेंस का यूज हम करेंगे, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंख के अंदर है, जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी आंख का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। और कन्वर्जिंग पावर जब बढ़ जाती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो इमेज को रेटिना पर फोकस करने के बजाय इमेज को रेटिना से पहले ही फोकस करता है। ये बात हमने ह्यूमन आइज के केस में पढ़ी थी। आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ। मायोपिया के केस में क्या होता है, देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं। हालांकि इस 12th क्लास में हमें डिस्कस करना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक में जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें ह्यूमन आइज हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मायोपिया में ये आई है हमारी, और ये ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, और ये आंख के अंदर का कॉन्वेक्स लेंस है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं आप। तो मायोपिक आई में क्या हुआ, मायोपिक जिस आंख में मायोपिया है उसमें क्या होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस की, आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो रेटिना है इस पर इमेज बनने के बजाय रेटिना से पहले ही बनने लगेगी। इसका मतलब ऐसा यदि होता है किसी आंख के अंदर, इसका मतलब उसमें मायोपिया हो गया है। अब इसको रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली आपको इस कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जो लाइट को कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करता हो। तो मायोपिया को रिमूव करने के लिए देखिए कॉनकेव लेंस का चश्मा आपको पहनना पड़ेगा, कॉनकेव लेंसेज आपको लगवाने पड़ेंगे, और जैसे ही कॉनकेव लेंस आप लगवाते हैं इमीडिएटली क्या होगा, जो मायोपिया है आंख का वो रिमूव हो जाएगा।
ठीक है। अब इनकी भी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं कि किस में कितना लेवल का मायोपिया है, ठीक है, किस पावर का लेंस किसकी आंख के आगे लगेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है मेडिकली। डॉक्टर एग्जामिन करके जब बताते हैं, आई टेस्ट करके बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो है ग्लासेस लगवाने पड़ते हैं। तो ये जो मायोपिया को रिमूव करने के लिए हमने लेंस यूज किया, ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस। और इसके कारण देखिए अब इमेज कहाँ चली गई, ये चली गई रेटिना पर और प्रॉपरली हमें इमेज दिखाई देगी। क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं इस मायोपिया के? देखिए मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, मायोपिया जिसे हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है? इट इज द डिफेक्ट in which the eye can see the nearby object distinctly or clearly but unable to see the farthest object clearly। यानी पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। समझ में आया होगा आपको। मायोपिया जिसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आप पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाते हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू सी फार्थेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, इसका मतलब जो आपका आई लेंस है उसकी कन्वर्जेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो इमेज को रेटिना से पहले ही फोकस कर रहा है। अब क्या क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं इस मायोपिया के? देखिए नंबर 1, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ गया है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस इंक्रीजेज। इसका मतलब जो डिस्टेंस है रेटिना का आई लेंस से वो इंक्रीज हो गया है। डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स्ड। और जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो डिक्रीज हो गया है। क्यों ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब आपकी आई के अंदर क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। तो देखिए इस मायोपिक आई के रे डायग्राम में आप देखिए फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया और ये जो आई बॉल है इसका साइज बढ़ जाता है। ये पॉसिबल कॉज होते हैं। दूसरा जो डिफेक्ट होता है आंखों के अंदर वो होता है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। और ये वो डिफेक्ट है जिसमें आप दूर के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाते हैं बट यू आर नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, दिखाई तो आपको दोनों देंगे, पास वाले भी दिखाई देंगे, दूर वाले भी दिखाई देंगे। मायोपिया में भी पास वाला दिखाई देगा, दूर वाला भी दिखाई देगा। लेकिन मायोपिया में जैसा हमने डिस्कस किया, पास वाला तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। देखिए नाम है फार साइटेडनेस लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है और पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है आपके अंदर उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, इसलिए वो इमेज को रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना के बाद में फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लेंस का यूज करना होगा जो कि इस आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दे। तो हमें चश्मा पहनना होगा किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने से हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है और ये करेक्टेड आई है जिससे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर दिया गया है। ठीक है, और इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का बढ़ जाना, ये इसका एक कॉज है। और दूसरा कॉज जैसा कि आप देख रहे हैं साइज ऑफ द आई बॉल का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। जब साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज हो जाएगा तो फोकल लेंथ ज्यादा आएगा और उस केस में इमेज जो है रेटिना के बाद में बनेगी। तीसरा जो डिफेक्ट होता है आईज के अंदर वो एस्टिमेटिज्म होता है। एस्टिमेटिज्म क्या है? इसमें वेरिएशन आ जाता है इंटेंसिटी में डिफरेंट लाइंस में। ठीक है, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन कॉर्निया हैज डिफरेंट कर्वेचर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब हमारे कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट हो जाता है तो ये डिफेक्ट आ जाता है। कौन सा? एस्टिमेटिज्म। और इसको करेक्ट करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करना होता है। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि एस्टिमेटिज्म में आपको जो विंडो है, जिसकी विंडो की जो ग्रिल है जो स्ट्रेट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये विंडो की ग्रिल है, ये विंडो की ग्रिल स्ट्रेट है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपको ऐसे दिखाई दे, यदि जिगजैग दिखाई दे विंडो की ग्रिल्स तो इसका मतलब एस्टिमेटिज्म हो गया है और इसे ठीक करने के लिए आपको सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करना होता है। तो ये आई के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया और इसके डिफेक्ट के बारे में भी बताया। इसके अलावा आप आई के डायग्राम में भी जानते होंगे, ये भी 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमारी जो आई है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इस आई के अंदर
ये देखिए, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो एकदम बाहर वाला जो काला काला दिखाई देता है या किसी का ब्राउन होता है, वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के बाद में ये आइरिस होती है, और आइरिस के बीच में ये होल होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और यहाँ पर एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद में ये सेलेरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट से सिलेरी मसल्स जुड़ी होती हैं, और वो सिलेरी मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है कौन? ये क्रिस्टलाइन लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। जो ये जो सीरियली मसल्स हैं, इनकी एक्टिवनेस एज के साथ साथ कम होती चले जाती है। यदि हम आंखों की केयर नहीं करेंगे तो इनकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी, और जब सिलेरी मसल्स की एक्टिवनेस कम हो जाएगी तो ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय सिलेरी मसल्स इज नॉन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। याद आ रहा होगा आपको, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का सिलेरी मसल्स के द्वारा जो एडजस्टमेंट होता है उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये कहलाता है रेटिना, और यहां पर भी एक लिक्विड भरा रहता है, वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं जिसे। और यहां जो भी इमेज बनेगी वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऑप्टिक नर्व के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में कहां तक जाएगी? ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन फाइनली हमें बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं। जो यहां पर इमेज बनेगी बेटा, ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है, तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और उस उल्टी इमेज को सीधा करके कौन दिखाएगा? ब्रेन बताएगा हमें। क्यों? कौन बताएगा उस इमेज को सीधा करके? ब्रेन बताएगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया, क्या बताया, ह्यूमन आई कैसा होता है, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। ह्यूमन आई में एक पॉइंट और आप ध्यान रखना, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट जिसको आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। चलो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आएंगे। तो नियर पॉइंट क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट जिसको हम दूसरा नाम देते हैं लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए क्या मतलब है इसका। नियर पॉइंट, पास का बिंदु, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, विजन मतलब दृष्टि, ठीक है। लीस्ट मतलब मिनिमम, यानी आंख से ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम डिस्टेंस जिस मिनिमम डिस्टेंस तक उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखा जा सकता है, ठीक है। क्या होता है ये? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस of an object, of an object, it is the minimum distance of an object from eyes, ठीक है, up to which that object can be seen clearly। कैसा देखा जा सकता है? क्लियर देखा जा सकता है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस है किसकी? ऑब्जेक्ट की। कहां से? आइज से। आइज से किसी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम डिस्टेंस जिस मिनिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाते हैं। आप अपनी आंखों के आगे एक पेन को ले जाइए, जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसको लेके जाइए। आप पेन को थोड़ा आप एकदम मिनिमम डिस्टेंस पर रखिए जहां से आप पेन को एकदम क्लियर देख पाते हैं। यदि उस मिनिमम डिस्टेंस से और ज्यादा पास में ले आए पेन को, तो वो पेन आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज अप टू विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नॉन एज नियर पॉइंट, is known as near point or least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, clear vision, distinct vision, ठीक है। ये होता है नियर पॉइंट। जो नॉर्मल ह्यूमन आइज होती है बेटा, नॉर्मल ह्यूमन आइज, इनका नियर पॉइंट, नॉर्मल ह्यूमन आइज का नियर पॉइंट ध्यान रखिएगा। नियर पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आइज का, देखिए हमें इसको कैपिटल डी या कई बुक्स में स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट किया है। ये जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज को कैपिटल डी या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये नॉर्मल आइज का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है ऐसी आंखें
ऐसी ह्यूमन आईज जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उनके लिए जो नियर पॉइंट का वैल्यू होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट जो होता है वो फार पॉइंट कितना होता है? आप सब जानते हैं, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप आवश्यक रूप से याद रखिएगा कि फार पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, और नियर पॉइंट होता कितना है नॉर्मल ह्यूमन आइज के लिए। ठीक है, और एक बात मैंने आपको बताई दी, पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। पावर ऑफ अकोमोडेशन, देखिए अकोमोडेट करना यानी व्यवस्थित करना। जब कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो बेटा हम उसको व्यवस्थित करते हैं कि आपको इस रूम में सोना है, यहाँ पर खाना खाना है, इस तरीके से अकोमोडेट करते हैं। तो वैसे ही पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन है, इट इज द एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट? इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय किसके द्वारा किया जाता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के द्वारा जो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है, किसकी फोकल लेंथ को? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को सिलियरी मसल्स के द्वारा जो एडजस्ट किया जाता है, दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब जो बच्चा होता है, ये जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो 7 to 8 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा नियर पॉइंट बढ़ जाता है, और नियर पॉइंट जो है 200 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ कि जो नियर पॉइंट होता है, किस केस में नियर पॉइंट, जब हमारी एज लगभग मान के चलें कि जब 10 साल के लगभग होते हैं, 10 साल की एज में हमारा जो नियर पॉइंट है वो, जैसा कि मैंने बताया, कितना होता है? 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा नियर पॉइंट बढ़ता चला जाता है, और लगभग 60 ईयर्स की एज में नियर पॉइंट 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा, जब कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ता है, बुक को कैसे पढ़ता है? एकदम आंखों के पास में ला करके। इफ यू हैव ऑब्जर्व इट, आपने डेफिनेटली किसी को देखा होगा, किसी वृद्ध व्यक्ति को कोई बुक पढ़ते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपने देखा होगा। तो उस केस में जो इमेज है, जब वो 25 सेंटीमीटर पर रख करके पढ़ते हैं तो उनको वो एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता है, ब्लड दिखाई देता है। ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब उनको प्रेस बायोपिया हो गया है। उस केस में क्या हो गया है? प्रेस बायोपिया होता है, हो जाता है। प्रेस बायोपिया को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मली कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, एकदम चश्मे के पास ला करके वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि जो नियर पॉइंट है वो 10 साल की उम्र में लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे नियर पॉइंट का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। 60 साल की उम्र में लगभग 200 सेंटीमीटर हो जाता है। और जिन आंखों में, यदि हम यंग एज की बात करें तो आंखों के जिन आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है। चलिए, अब देखिए, हमारी आंखों की अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जब आपको कोई माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो आंखों से नहीं कर सकते। जब आपको किसी दूर ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो आप आंखों से नहीं कर सकते। उस केस में फिर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। हालांकि ह्यूमन आइज भी हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में ही आती है। अब दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नंबर 1 इज माइक्रोस्कोप। यदि आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। यदि आपको बहुत छोटी छोटी स्टडी करनी है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करनी है, तो आपको माइक्रोस्कोप्स का यूज करना होगा। माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, और ये हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी बात करेंगे। ठीक है, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी बात करेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों की हम बात करेंगे। माइक्रोस्कोप।
ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने बायोलॉजी लैब में देखे होंगे, जब स्लाइड्स की स्टडी करते हैं तो उसमें दो लेंस होते हैं, एक तो आपकी आंख के पास होता है जहां आप देखते हैं, और एक दूसरा स्लाइड के पास में होता है जिसे आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो दो लेंस होते हैं किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। वहीं दूसरा, यदि आपको फार्थेस्ट स्टडी करनी है तो आप टेलीस्कोप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टेलीस्कोप का यूज करेंगे। और हम यहाँ पर दो टाइप के टेलीस्कोप्स की बात करेंगे। दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। देखिए, रिफ्रैक्टिंग मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्लेक्टिंग मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है। हालांकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप उतना बेटर नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लाइट मीडियम के अंदर एंटर करती है, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लाइट किसी दूसरे मीडियम में नहीं जाती। फर्दर यदि हम बात करें कि ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। इनमें यदि हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक दूसरा होता है, दूसरी जो कैटेगरी है इसमें वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दूसरा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ये भी हम दो टाइप के स्टडी करेंगे, केसैग्रेन, और दूसरा कैटेगरी जो है वो है न्यूटोनियन। ये रिफ्लेक्टिंग न्यूटोनियन, दोबारा लिख देता हूं, न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, यही हमारे सिलेबस में है। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे, और न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप या कैसेग्रेन टेलीस्कोप की हम इसमें बात करेंगे। न्यूटोनियन की नहीं करेंगे, कैसेग्रेन टेलीस्कोप की बात करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्यों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में बेटर होता है, उस एडवांटेजेस की भी बात हम करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स की। माइक्रोस्कोप्स में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा आपने बहुत जगह देखा होगा, जब आप किसी गोल्ड वाले की दुकान पर गए हों, कभी आपने रास्ते में आते जाते देखा होगा ज्वेलरी शॉप पर, जो ज्वेलरी बनाने वाले लोग होते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं, वो जब गहनों को देखते हैं, सोने को देखते हैं, चांदी को देखते हैं, तो वो एक अपने हाथ में एक लेंस लेके रखते हैं जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। वो सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस, जिसे आप आम भाषा में मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि कुछ इस शेप का होता है बेटा, ये हैंडल होता है और इसमें ये इस टाइप से फ्रेम लगा रहता है, और इस फ्रेम के अंदर जो है ग्लास होता है, और ग्लास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसे कहते हैं, ये हैंडल होता है, हैंडल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये जो ग्लास है इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये तो बात हो गई जो आम जिंदगी में आप देखते हो इसको, ऐसा आपको दिखाई दिया होगा, आपने जो है बायोलॉजी लैब में भी इसका यूज देखा होगा। आप जब स्कूल आएंगे तो हमारी फिजिक्स लैब में भी आप इसको देख पाएंगे और इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लैब में काम करते हैं, जो कुछ रिसर्च करते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। यानी एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो आप देखिए हमें करना क्या है, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब इसके लिए मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस। इसका रे डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहले, ये रे डायग्राम मैं बना लेता हूं। ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस। चलो इसकी शेडिंग कर देते हैं।
रे डायग्राम मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाने हैं आपको। जितना अच्छे से आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे मार्क्स भी आपको उतने ही बेटर मिलेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम भी बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। टाइम लिमिट्स का भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम एक ही डायग्राम को आप ड्रॉ करते रहें। तो ये हमने बना लिया क्या, ये बना लिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, चलिए ठीक ठाक सही बन गया कॉन्वेक्स लेंस। चलिए ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और इस कॉन्वेक्स लेंस का आप जानते हैं कि यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये वाला जो लाइन है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओ नाम दे दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर है इसका, सी नाम दे दो या ओ नाम दे दो। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। आप जानते हैं कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट क्या इस लेंस से दूर होता है? नहीं, ऑब्जेक्ट लेंस के बिल्कुल नजदीक होता है। जब भी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हुए ज्वेलर्स को देखा होगा या किसी लेबोरेटरी में लैब वाले को देखा होगा, रिसर्च करने वाले को देखा होगा, जब आपने खुद ने बायोलॉजी लैब में इसका यूज किया होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के नजदीक होता है, इस लेंस के नजदीक होता है। और आप ये जानते हो जब कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइट रे को पैरेलल भेजता हूं। अब मैं देखिए थिकनेस ऑफ द लेंस नेग्लिजिबल ले रहा हूं, इसलिए मैंने अंदर तक इसको स्ट्रेट भेज दिया है। अब आप जानते हैं इस केस में दोनों साइड में फोकस होते हैं। ये फोकस मान लेता हूं लेफ्ट साइड का और ये फोकस मान लेता हूं मैं राइट साइड का। ठीक है, दोनों साइड फोकस होते हैं। ऐसे ही ये 2f होता है, ऐसे ही इधर भी 2f होता है, ये सब आप जानते ही हैं। लेंस के दोनों साइड फोकस होते हैं। तो ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये फोकस से पास होगी, मान लीजिए ये फोकस है, फोकस से पास हो गई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के काफी नजदीक है, इसलिए ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो पीछे कहीं से आ रही है। ये लाइट रे पीछे कहीं से आ रही है, ऐसा लगेगा। ठीक है, और दूसरा लाइट रे आप इसके ऑप्टिकल सेंटर पर भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए लाइट आप जानते हैं सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के, और ये भी ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं से आ रही है। ये भी ऐसा लगेगा पीछे कहीं से आ रही है। क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका किसके नजदीक है बेटा? ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के काफी नजदीक है, इसलिए ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है, ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है पीछे कहीं बन रही है, यानी ये दोनों लाइट रे पीछे कहीं जाकर के ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो इमेज आएगा, दोनों लाइट रेज जहां मिलेंगी, ये होगा ए डैश और ये होगा बी डैश। तो देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आया। कैसा इमेज आया? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ गया। ठीक है, तो ये इमेज आ गया और ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है? मुझे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है कि इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। ये तो मैंने क्या बना लिया बेटा? ये मैंने रे डायग्राम बना लिया सिंपल माइक्रोस्कोप का। और यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, ये आई है आपकी, मान लीजिए ये आई है, इस जगह से आप देख रहे हो। ठीक है, इस जगह से आप देख रहे हो, ये आई है। तो यहां से जब देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई दे करके इसकी जो इमेज है वो पीछे कहीं दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे पीछे कहीं यहां पर मिल रही हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन हमें दिखाई तो सीधा देता है, ये हमें दिखाई तो सीधा देता है। ठीक है, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से भी तो देख रहे हैं, आंख के अंदर भी तो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने अभी तक क्या किया है वो लिख लेते हैं जरा। एन ऑब्जेक्ट या एज पर above ray diagram, an object AB is placed between, कहाँ रखा है? between optical center O and principal focus
एफ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, किसका? ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है पास में होता है लेंस के, इसलिए ऐसा कंडीशन हम लेंगे ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। और कैसे रखा है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, किसको? ऑब्जेक्ट को। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है हॉरिजॉन्टल, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो परपेंडिकुलर रखा गया है। ठीक है, आगे मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन की जाएगी, क्या होगी? एज द रेशो ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल का रेशो? ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the image subtended by the image and the object। इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ऑन द आई। इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई के ऊपर एंगल सबटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनका रेशो जो होगा वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। अब देखिए कौन कौन सा एंगल किसका होगा? ऑब्जेक्ट के द्वारा कौन सा एंगल सबटेंड किया जा रहा है और इमेज के द्वारा कौन सा एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल मैं मान लेता हूं ये बीटा एंगल है, जो कि इमेज के द्वारा, इस a डैश b डैश इमेज के द्वारा आई पर सबटेंड किया जा रहा है। ठीक है, ये लाइट रे आ गई और ये देखिए एक ट्राइंगल बन गया। तो इस इमेज a डैश b डैश के द्वारा आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया गया? बीटा। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा इस आई पर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो कितना होगा? वो कहाँ शो करेंगे? वो भी यहीं शो करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ शो नहीं कर सकते क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम अल्टरनेट तरीका अपनाएंगे, और वो अल्टरनेट तरीका क्या है कि हम इस हाइट के बराबर, ए बी हाइट के बराबर यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे, A1B डैश। ये ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे जो कि किसके बराबर है? जिसकी हाइट AB के बराबर है। A1B डैश AB हाइट के बराबर A1B डैश ये ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे कि ये A1B डैश जो है ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो ये होगा या नहीं होगा? ये वाला एंगल होगा। A1B डैश के द्वारा ये एंगल सबटेंड किया जाएगा, और ये जो एंगल होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख के ऊपर, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? अल्फा के द्वारा। क्या होगा? ये अल्फा होगा। ये अल्फा है बेटा, ये क्या है? अल्फा एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय मैग्नीफाइंग पावर हो गया m, मैग्निफिकेशन जिसे आप कह सकते हो। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, जिसको आप अभी 10 मत लिखो, चलो। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ये इमेज के द्वारा एंगल बन रहा है आई के ऊपर, और ये ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बन रहा है आई के ऊपर। अब देखिए बीटा और अल्फा दोनों स्मॉल हैं, तो बीटा को मैं 10 बीटा लिख सकता हूं और अल्फा को मैं 10 अल्फा लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बीटा और अल्फा सिंपली हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बीटा को मैंने 10 बीटा लिखा क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों स्मॉल हैं, तो 10 बीटा और 10 अल्फा इनको लिखा जा सकता है। 10 बीटा लिखने का मकसद ये है, 10 अल्फा लिखने का मकसद ये है कि 10 बीटा हम इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लेंगे और 10 अल्फा हम इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लेंगे और रख देंगे, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो देखिए अब हम 10 बीटा निकालेंगे। यदि हम 10 बीटा निकाल लें और 10 अल्फा निकाल लें और इस इक्वेशन के अंदर रख दें, यदि इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, यहां पर आप लिख लीजिएगा सिंस 10 बीटा इज इक्वल टू बीटा और 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा,
बिकॉज अल्फा एंड बीटा बोथ आर वेरी स्मॉल, इसलिए हम बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकते हैं। अब टेन बीटा और टेन अल्फा निकालना है आपको, तो टेन बीटा निकालने के लिए अब बीटा देखिए कौन किसका एंगल है, इमेज के द्वारा आई पर सबटेंड किया गया एंगल बीटा है। तो बीटा निकालने के लिए यानी टेन बीटा निकालने के लिए हम किस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, इस ट्राइंगल का यूज करें। तो यूजिंग ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, यहां लिखे हैं यूजिंग ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, हम क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा लिख सकते हैं। और टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और इस ट्राइंगल में ए डैश ओ बी डैश में, ए डैश ओ बी डैश में परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश और बेस हो गया ओ बी डैश, ओ बी डैश। सभी डिस्टेंसेज को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से मेजर किया जाएगा, इसलिए बी डैश ओ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ बी डैश लिखेंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश ये हो गया परपेंडिकुलर और ओ बी डैश ये हो गया बेस। कौन से ट्राइंगल का, ए डैश ओ बी डैश का। ए डैश बी डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ओ बी डैश क्या हो गया, बेस। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है, ये टेन बीटा आ गया। सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज करें, ए वन ओ बी डैश, ए वन ओ बी डैश, ए वन ओ बी डैश कहाँ है ट्राइंगल, देखिए ए वन ओ बी डैश, इस ट्राइंगल का यूज करें, छोटा वाला जो ट्राइंगल है ए वन ओ बी डैश, इस ट्राइंगल का यूज करके हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं। और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश, क्योंकि ए वन बी डैश हो गया आपका परपेंडिकुलर और ओ बी डैश हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। टेन अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, यहां से टेन अल्फा आ जाएगा ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये टेन अल्फा आ जाएगा। देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है जिसको आपने टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिखा था, मैग्नीफाइंग पावर जिसको आपने टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिखा था, उसमें आप रख दीजिए टेन बीटा ऊपर लिखा जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये टेन बीटा का वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाय टेन अल्फा होता है, तो ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए वन बी डैश इंटू ओ बी डैश, नीचे वाला ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ओ बी डैश कैंसिल हो जाएंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपली क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए वन बी डैश, ये फॉर्मूला आया। और देखिए ए वन बी डैश हमने किसके बराबर माना था, ए बी के बराबर माना था। स्टार्टिंग में हमने इस ऑब्जेक्ट को अल्फा को अलग से शो करने के लिए इस ऑब्जेक्ट ए बी को हमने ए वन बी डैश के बराबर मान लिया था। तो ए वन बी डैश के जगह अब वापस क्या रख दें, ए बी रख दें। तो ए बी रखने पर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी आ जाएगी, ए डैश बी डैश तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब ए डैश बी डैश किसकी इमेज को दिखा रहा है, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, व्हाट इज ए डैश बी डैश एंड व्हाट इज ए बी। देखिए ए डैश बी डैश जो है इमेज है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ए डैश बी डैश आपकी इमेज हो गई, ठीक है। इमेज जो कि किस डिस्टेंस पर बन रही है, वी, वी जो कि किसके बराबर है, कैपिटल डी के बराबर है। कि इसका मतलब मैंने ये माना है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। इमेज कहाँ पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, नियर पॉइंट पर बन रही है इमेज। इसलिए मैंने इमेज का जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश बी डैश का मतलब इमेज का पोजीशन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस इमेज का होगा वी, ये कैपिटल डी के बराबर मान लिया जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इमेज है ये कहाँ बन रही है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। और ये जो ओ बी होगा यानी ऑप्टिकल सेंटर से ये ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो यू होगा, माइनस यू होगा, और ये माइनस डी होगा वी का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ए डैश बी डैश तो हो गया माइनस वी और ये हो गया माइनस यू, है या नहीं, ये क्या हो गया माइनस यू। अब यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ जाएगा, ये m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होगा, v अपॉन यू आ जाएगा। अब देखिए सिंस लेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, हम यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, ये लेंस फॉर्मूला कहता है। अब लेंस फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर हम क्या करें, v अपॉन यू का वैल्यू निकालना है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो v से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस लेंस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
v से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, v से v कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू v अपॉन एफ आ गया। ठीक है, और यहां से v अपॉन यू का वैल्यू क्या आ गया, v अपॉन यू आ जाएगा, v अपॉन यू को इधर ले जाएं, v अपॉन एफ इधर आएगा तो माइनस v अपॉन एफ हो जाएगा। और देखिए ये v अपॉन यू 1 माइनस, अब ये v क्या है, ये माइनस d के बराबर होगा, v का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस d के बराबर होगा, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, इसलिए v का वैल्यू माइनस कैपिटल D होगा और ये f हो जाएगा और ये फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, तो v अपॉन यू का वैल्यू क्या हो गया, v अपॉन यू बराबर आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ आ गया। तो v अपॉन यू की जगह आप रख दें m इज इक्वल टू वी अपॉन यू में v अपॉन यू की वैल्यू रखो, देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये मैग्नीफाइंग पावर होगा किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। और ये बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन, ये फोकल लेंथ किसका है, आई पीस का फोकल लेंथ है या नहीं, ये किसका फोकल लेंथ है, आई पीस का फोकल लेंथ है। यानी जो लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास है वो बेसिकली आंख के पास है तो वो आई पीस कहलाएगा। तो इसमें केवल एक ही लेंस होता है, आई पीस। ठीक है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर किस पर डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो लेंस आप यूज कर रहे हो उसके फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ यू वांट टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर देन व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको, यू शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज करने से एम बढ़ जाएगा और इंक्रीज करेंगे तो एम घट जाएगा। सो यूजिंग अबव रिलेशन आप फाइनली लिख सकते हैं, यूजिंग अबव रिलेशन फॉर magnifying power of simple microscope, we can say that m can be increased, magnifying power can be increased by decreasing focal length और वाइस वर्सा। यदि आप मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो जो फोकल लेंथ है आईपीस की उसको कम कर दीजिए, मैग्नीफाइंग पावर को डिक्रीज करना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को बढ़ा दीजिए। इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि m इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन किस पर, इनवर्सली डिपेंड करती है किस पर, फोकल लेंथ पर, फोकल लेंथ एफ ई पर इनवर्सली डिपेंड करती है, यानी फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर है। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आज हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन किया। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।